हेलो प्यारे बच्चों, 9 क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर। डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपके सारे एक ही वीडियो में। देखते रहना, वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर आर दोज थिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव द मास। यानी कि हर वो चीज़, मैटर के पास क्या होता है? मास होता है और यानी कि और वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि वो स्पेस घेरती है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्पेस घेरेंगी, मास भी होगा। अगर आप फीलिंग की बात करें, फीलिंग्स के पास ना तो मास होगा ना तो स्पेस घेरेंगी, और ना लवनेस या सैडनेस, ये सब चीज़ें जो हैं, ना थिंकिंग, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर नहीं होती भी। ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर रिफर टू द फिजिकल फॉर्म इन विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट ड्यू टू ए अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। और मैटर को हम छू भी सकते हैं, और ये पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल यानी कि आप यहाँ पर एक सॉलिड के पार्टिकल देख पा रहे हो, लिक्विड के, गैस के, ये पार्टिकल्स हैं। प्लाज्मा सिलेबस में नहीं है तो अभी के लिए भूल जाओ। तो यानी कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की, ठीक है, अभी के लिए। और फिर हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे, यानी कि मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है। मैटर, पहले पार्टिकल्स के बारे में समझ लो। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल इन साइज होता है। कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, मूव करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ लगाते हैं। जैसे आप सॉलिड के पार्टिकल देख रहे हो कि पास पास में हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रखा है और अपने आप को अट्रैक्ट कर रखा है। और बहुत छोटे तो हैं ही ये, वैसे भी कंटिन्यूस मूव करते हैं, ये हमेशा मूव कर रहे होते हैं। आप चेयर के, अगर आपके पास चेयर है या टेबल है तो उसके पार्टिकल्स भी अभी भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। ये कैसे पता चलेगा? आप लकड़ी एक, आपको लग रहा होगा लकड़ी के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, तो आप इसको क्या करो, पानी डाल दो। क्या होगा? पानी इसके अंदर चला जाएगा, पानी लकड़ी के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब है उस लकड़ी में कहीं ना कहीं स्पेस था, तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स क्या कर गए, पानी लकड़ी के अंदर चले गए। स्पेस था तभी तो चले गए। तो यानी कि उनके बीच में स्पेस होता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, टाइटली पकड़े रहते हैं, कंटिन्यूस मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जब सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो गए तो ये फिक्स शेप बनाते हैं एंड वॉल्यूम का, यानी कि उसका फिक्स शेप होगा, वॉल्यूम होगा। पार्टिकल आर क्लोजली पैक होंगे, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही पैक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उनके बीच में जो फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा लिक्विड और गैस के मुकाबले। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि उन्हें दबाना कठिन होगा, इनको दबाना कठिन होता है सॉलिड की चीज़ों को। चाहे आप चेयर ले लो, अपनी टेबल ले लो, या आयरन का कोई रॉड ले लो, ठीक है, आयरन की कोई रॉड ले लो, तो ये नेग्लिजिबल होते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि दबाना कठिन होता है। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है पर शेप फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में रखोगे उसकी शेप ले लेते हैं ये। जैसा कि आपने मग्गे में रखा या जग में रखा तो उसकी शेप ले लेंगे, गिलास में रखा तो गिलास की शेप ले लेंगे, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी की शेप ले लेंगे ये, ठीक है। जिस कंटेनर में रखोगे उसकी ये शेप ले लेंगे। पार्टिकल आर लूजली पैक, थोड़े से इनके बीच में गैप स्पेस होता है, थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस होता है इसके पार्टिकल के बीच में। मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा कम है सॉलिड के मुकाबले। स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इन्हें दबाना आसान होता है, इन्हें दबा सकते हैं। अगर आप एक गिलास में पानी लो, आप पिस्टन से उसे दबा सकते हो, ठीक है। ऐसा गिलास लेना कि पानी बाहर ना निकले, और इस तरफ से पिस्टन लेना कि पानी उसमें, जैसे आप बलून में पानी भर लो, तो यानी कि बलून में पानी भरा, आप उसे दबा सकते हो, यानी कि उसे दबाना आसान है। वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब, ठीक है। वाटर पेपर में एग्ज़ाम में यहीं से पूछा गया था कि इनकी शेप बनाओ, इनके पार्टिकल की शेप बनाओ, तो आपको ये शेप बना के आनी है, वहाँ पर ड्राइंग ये करके आनी है
कि लिक्विड के पार्टिकल इस तरह से होते हैं, सॉलिड के इस तरह से, गैस के इस तरीके से होते हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गैस कैसी होती है भाई, गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती, ना वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर आपने छोटे से कमरे में डाला एक गैस, थोड़ी सी डाली तो उस पूरे कमरे में फैल जाएगा, बड़े से कमरे में डालोगे बड़े से कमरे में फैल जाएगा। यानी कि स्पेस ज़्यादा खेल लिया इन्होंने, वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ और शेप भी फिक्स नहीं है इनकी। पार्टिकल आर फार अपार्ट, यानी कि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं गैस के। अच्छा, एक यहाँ पर ये फ्लो कर सकते हैं, ये भी गैस भी फ्लो करती है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, पर सॉलिड फ्लो नहीं करता। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कमज़ोर होता है। हार्डली कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इन्हें दबाना बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। जैसे एलपीजी गैस, हमारे घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आती है, तो उसे गैस को ही भरते हैं बहुत ज़्यादा, लिक्विफाइड में लेके आते हैं हम उसे। ठीक है, और सीएनजी और एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल या पर्वत पे या माउंटेन पे। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी गैसेस हैं जिनको हम दबा सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, समझ लो कि मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरी सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरी गैस है। ठीक, अगर मैंने सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो मैं हीट दूंगा, यानी कि उसे मेल्ट करूँगा। और लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहा हूँ तो उसे फ्रीज करूँगा। फ्रीज में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, लिक्विड रखते हैं, उसी की बर्फ़ बनाते हैं, यानी कि फ्रीजिंग करते हैं उसे। अगर हम लिक्विड को और गर्म करें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, यानी कि उसे एवेपोरेशन कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे यानी हीट करेंगे तो एवेपोरेशन हो जाएगा। अगर हम गैस को वापस ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकता है, जैसे कपूर होता है, निफ्थलीन की गोलियाँ होती हैं, वो सीधा सॉलिड से कहाँ जाती हैं, गैस में। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और कुछ क्या होती हैं, डायरेक्ट गैस से किस में जाते हैं, सॉलिड में, इसे कहते हैं डिपोजिशन, उसे कहते हैं डिपोजिशन। ठीक, पॉइंट समझ लो। मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रखना है, जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है, और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट टुगेदर, एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए जब वो मेल्ट हो रहा होगा। जैसे आइस जब तक पूरी नहीं पिघल जाएगी, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा हमारा। ठीक है, जब तक पूरी नहीं पिघल जाएगी। एग्जाम्पल, आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वो लिक्विड में आने लगती है और जमना भी लिक्विड में हो जाती है। वाई टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, बिकॉज हीट इज सप्लाइज इज यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ आइस को, तो ये आइस के, सॉलिड के जो आइस है ना, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में यूज़ हो रही होगी। उस टाइम जो हीट है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में यूज़ हो रही होगी, और इसे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उस टाइम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना चेंज करे लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझ लो। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर है एट विच ए लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। लिक्विड कहाँ चेंज हो जाएगा, गैस में, थ्रू आउट द लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रखोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग, यहाँ पर भी यानी कि टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग रहना चाहिए। देखो होता क्या है, बॉइलिंग कब होगी, अगर आपके पास लिक्विड है, आपने इसे हीट करा तो क्या होगा बच्चों, इसके वेपर बनेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर इसका वेपर जो प्रेशर लग रहा है
बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर तो बनेंगे, इसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तब जब तक वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर जो लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ये हो गया अपना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया अपना। इसमें एक बार हम कंपेरिजन देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में शेप फिक्स रहती है सॉलिड की, इसकी फिक्स नहीं होती, इसकी भी फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है, पर इसका फिक्स नहीं होता गैस का वॉल्यूम ना तो फिक्स है ना तो शेप फिक्स है। पार्टिकल डिस्टेंस वेरी बहुत कम गैप होता है, सॉलिड में तो बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा रहता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। वेरी लार्ज गैप होता है। कंप्रेसिबिलिटी, इसे दबाना कठिन है। लो, वेरी लो, ये दब सकता है, लो दबेगा, पर ये हाई दबा सकते हैं, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं हम। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल पर वाइब्रेट होते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, फ्री एंड फास्ट मूव कर सकते हैं गैस के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक ऐसा मेथड है कि बिना हीट करे या बिना टेम्परेचर को बढ़ाए बॉइलिंग पॉइंट तक लाए उसके किसी भी लिक्विड के वेपर बना दे देना। जैसे कि देखो, घर में पोछा लगाते हैं या पानी गिर जाता है तो वो पानी उड़ जाता है कभी कभार। पानी कहाँ चला गया भाई, हमने तो हीट करा भी नहीं, तो वो पानी चला कहाँ गया? उस पानी का एवेपोरेट हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे आए बिना उसके वेपर बनने लगे और वो हवा में चला गया। तो एवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू द वेपर में बदल जाएगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे आए बिना, टेकिंग प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस पे, जो केवल सरफेस पे होगा लिक्विड। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक, ऑकर एट ऑल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये हैपन ओनली एट द सरफेस पे होगा, ये केवल सरफेस पे होगा। स्लो प्रोसेस होगा, बहुत स्लो होगा। कॉज द कूलिंग इफेक्ट, इससे हमें कूलिंग होगी, जहाँ से एवेपोरेशन हुआ है वो एरिया ठंडा हो जाएगा। जैसे हमारा पसीना या स्वेट कह दो, तो अगर वो उड़ता है, पसीना निकलता है, तो वो एरिया हमारा ठंडा हो जाता है। आपने हाथ पे कभी पेट्रोल रखा होगा तो पेट्रोल एवेपोरेट हो जाएगा तुरंत ही, तो वो एरिया ठंडा हो जाता है। नो फिक्स टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है इसके लिए। कूलिंग एवेपोरेशन देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। डूरिंग एवेपोरेशन हाई एनर्जी पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स हमारे लिक्विड सरफेस को छोड़ते हैं। एंड रिमेनिंग पार्टिकल लूज एनर्जी, तो जो पार्टिकल रह जाते हैं उनकी एनर्जी लूज हो जाती है। सो द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज, और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है वहाँ पर। एग्जाम्पल, यानी कि स्वेट एवेपोरेट हो जाता है, पसीना, तो हमारी बॉडी ठंडी लगती है। वाटर जो हमारा मटके में रखा होता है वो भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, पानी की बूंदें बाहर आ जाएंगी, और ये पानी की बूंदें क्या करेंगी, हीट आएगी, तो ये पानी की बूंदों को उड़ा ले जाएगा, और ये हिस्सा ठंडा हो जाएगा, और जो अंदर पानी रखा है वो फिर ठंडा ही रहेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। एसीटोन ऑन द पलम, यानी कि जब अल्कोहल या एसीटोन, एक ही पेट्रोल का नाम ले रहा है, जब आप पलम यानी कलाई पे रखोगे तो वो एरिया ठंडा हो जाएगा। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जैसे कि पानी आपका इतने से भी गिरा, आपने पोछा नहीं लगाया तो समय लगेगा, पर एवेपोरेट हो जाएगा, समय लगेगा। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, इसको फैला दोगे पानी को, तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, फास्टर एवेपोरेशन हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा, एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से, यानी कि आप इसको हीट करोगे, इस लिक्विड को हीट करो तो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से भी ये बढ़ेगा। वाइंड की स्पीड, यानी कि कपड़ा कोई गीला है, छत पे रख दिया आपने और हवा तेज़ चल रही हो तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। हवा स्लो चलेगी तो कपड़ा देर में सूखेगा। तो यानी कि इधर भी, यहाँ पर भी हवा, ये वाइंड स्पीड बढ़ने से तो एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में पानी की नमी, पानी की अगर नमी है हवा में तो एवेपोरेशन ये जितनी ज़्यादा होगी तो ये एवेपोरेशन हमारा घट जाएगा। इसलिए बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि हवा में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई
कपड़ा बहुत देर में सूखेगा। एवेपोरेशन, उसकी जो लिक्विड है कपड़े में, जो पानी है उसका एवेपोरेशन बहुत स्लो होगा। ठीक है, ये एक बार ये देख लेते हैं फिर से। तो सॉलिड से लिक्विड गैस में जा रहा है, क्या हो रहा है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड में आ रहा है डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो मेल्टिंग होगा, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है फ्रीजिंग, और लिक्विड से गैस में आ रहे हैं एवेपोरेशन, और लिक्विड से गैस से लिक्विड में जा रहे हैं कंडेंसेशन। हीट कहाँ दे रहे हैं, हीट कहाँ निकाल रहे हैं, ये देख लेना। बॉइलिंग और एवेपोरेशन में डिफरेंस देख लो। बॉइलिंग का फिक्स टेम्परेचर होगा, एवेपोरेशन का फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा। थ्रो आउट द लिक्विड, ये पूरे लिक्विड पे होगा, ये ओनली सरफेस वाले लिक्विड पे होगा। अगर ये लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है मेरा, मान के चलो, बस ये एवेपोरेशन यहाँ देखने को मिलेगा ऊपर वाले सरफेस पे। नीचे वाले जैसे जैसे ये हटता चला जाएगा तब ये नीचे वाले पे आएगा। पर बॉइलिंग क्या होगा, सबको लेके चलेगा, पूरे लिक्विड पूरे उस लिक्विड में होगा। फास्ट प्रोसेस होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा। ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हो पेपर में।